चलिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। सभी कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। चलिए फटाफट सभी बच्चे जुड़ जाएं। और सॉरी कल क्लास नहीं हुई थी बिकॉज थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी। भूपिंदर सत श्री अकाल, माही जय हिंद, गणेश जय हिंद, नीलेश गुड इवनिंग। ओके सभी को जय हिंद, सभी को गुड इवनिंग। फटाफट सभी बच्चे जुड़ जाएं। चलिए सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि शौर्य भारत की अगर आपको कोई बुक ऑनलाइन मंगानी है, घर बैठे बैठे पढ़नी है, तो आप आज ही जाके अमेज़ॉन से या फिर शौर्य भारत ऐप के थ्रू उनको ऑर्डर कर सकते हैं और घर बैठे बैठे उनको पढ़ सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा गणेश चतुर्थी का ऑफर अभी भी लाइव है, अभी भी चल रहा है। ठीक है। तो गणेश चतुर्थी के अवसर पर आपको ध्यान क्या रखना है कि ये 19 सितंबर तक एक सेकेंड अभी भी तबीयत ठीक नहीं है पूरी। ठीक है। तो 19 सितंबर तक आपको ये डिस्काउंट जो है ये मिलने वाला है। 25% का डिस्काउंट है। कोई भी आप ऐप को परचेज करते हैं, कोई भी कोर्स अगर आप लेते हैं तो आपको ये डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है। तो ज़रूर इसका फ़ायदा उठाएं। गुड इवनिंग कुलदीप, जय हिंद यादव जी। ठीक है। चलिए थोड़ी सी तबीयत आज थोड़ी सी ऐसी है, अभी गला थोड़ा ख़राब चल रहा है तो थोड़ा सा इसको आप करें आज। ठीक है। आवाज़ भी थोड़ी सी जल्द चालू होगी। अविनाश सर अभी एब्सेंट चल रहे हैं, कुछ घर पे उनके इश्यूज हैं अभी। ठीक है। हाँ तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, थोड़ा सा गला ख़राब है, खांसी हो रही है। कल भी इसलिए क्लास नहीं ले पाया था, मैं बोल नहीं पा रहा था। अभी भी काफ़ी मुश्किल है बट कोई बात नहीं, क्लास तो लेनी है। ठीक है। चलिए आज अपन क्या करेंगे, तो मैं थोड़ा धीरे बोलूँगा तो आप उसको थोड़ा सा कर लेना। ठीक है। जोश में थोड़ी सी कमी दिखेगी बट जोश अंदर से पूरा हाई है। ठीक है। हाँ मेडिसिन चल रही है। ठीक है। हाँ चेंज हो गई, गला बैठा हुआ है। ठीक है। चलो कोई बात नहीं, स्टडी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आज हम जो करने वाले हैं, चलिए मैंने आपको जैसा बोला था कि आज हम टेस्ट करेंगे। ठीक है। तो टेस्ट में आपको मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दिखाऊंगा। आप सभी को पता है टेस्ट कैसे देना है। टेस्ट एक बेसिकली हमारा ये फाइनल एक चरण रहता है जब हम कोई भी चैप्टर कंप्लीट करते हैं। ठीक है। तो आज हम ये फोर्स का चैप्टर जो हमारा ये आज लास्ट हो जाएगा, फिर कल हम मतलब जब भी नेक्स्ट क्लास होगी हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अब ध्यान रखना है यहाँ पर कि टेस्ट में आपको क्या करना है, तो आपको मैं क्वेश्चंस दिखाऊंगा 1 बाय 1। अभी उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, एंड में जब सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे एंड में मैं आपको की बताऊंगा, एंड में हम उसके आंसर्स देखेंगे, जो भी उसका एक्सप्लेनेशन होगा मैं दूंगा और एंड में आप अपना रिजल्ट जो भी है आप मुझसे शेयर करना। ठीक है। कि कितने में से आपके कितने नंबर आए। ठीक है। कोई नहीं, चलता रहता है, बीमारी तो चलती रहती है। ठीक है। अच्छा सभी तैयार हैं? एक बार फटाफट बताओ। गुड इवनिंग दलाराम, सभी तैयार हैं टेस्ट के लिए? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कोई अभी आपको सिर्फ ऑप्शंस लिखने हैं ABCD और अभी डिस्कशन नहीं करेंगे, एंड के अंदर हम सारे क्वेश्चन एक साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आपको फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है, इसका जवाब आपको देना है। ठीक है। थोड़ा सा धीरे बोलूँगा। ठीक है। थोड़ा सा कम भी बोलूँगा आज, तो आज थोड़ा देख लेना। ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होता है, न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ किस पर एप्लीकेबल होता है? क्या ये सिर्फ छोटी वस्तुओं पर होता है? क्या ये केवल ग्रहों पर होता है? छोटी व बड़ी वस्तुओं दोनों पर होता है? केवल सौर मंडल के लिए वैध है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ सोलर सिस्टम के लिए है। ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया सभी का। चलिए इतना ही टाइम मिलेगा तो फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब चैट में लिख दीजिए और साथ साथ जो भी आपकी नोटबुक है, जो भी पेपर है, उस पर भी आप अपना जो भी आंसर है लिखते रहें, ताकि एंड में हम उसको क्या करेंगे, टैली करेंगे। ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि पृथ्वी पर आपका द्रव्यमान 8 kg है तो चंद्रमा पर आपका द्रव्यमान कितना होगा? इफ अ मास ऑन अर्थ इज 8 kg देन हाउ मच विल बी ऑन मून? आपको बताना है मून में कितना होगा। अगर धरती पर किसी का द्रव्यमान 8 kg है तो चंद्रमा पर कितना होगा? 8/6, 48, 8 या फिर 2? फटाफट जवाब दीजिए। सेकंड लिखिए और उसका आंसर लिखिए। चलिए सभी बच्चों का आंसर आ चुका है, गलती कोई नहीं करेगा। ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हो चुका है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है,
सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का SI मात्रक क्या है? द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज, आपको बताना है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसको हम G से दर्शाते हैं, इसका मात्रक क्या है। आपको सारे मैंने यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन ऑप्शंस को देख के आपको बताना है कि इनमें से G का सही मात्रक कौन सा है। फटाफट थर्ड का आंसर आ जाना चाहिए सभी बच्चों का। वेरी गुड बच्चों, सभी का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। तो हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि एक एस्ट्रोनॉट जब चंद्रमा पे जाता है तो वो ज्यादा लंबा कूद सकता है। आप बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो मेरे को तो आना ही था, अभी सोच रहा था क्लास लूँ कि नहीं लूँ, गला सही है कि नहीं है, पर ठीक है, बस जोश था कि आज लेनी है क्लास, 2 लगातार दिन छुट्टी नहीं कर सकते, तो मैं इसीलिए मैंने क्लास ली है। ठीक है, अदरवाइज़ बड़ी डिफ़िकल्टी तो हो रही है, कोई बात नहीं, बट आप सभी के लिए मैं ज़रूर यहाँ पर उपस्थित रहूँगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होगी तो ही छुट्टी लूँगा, आप उसकी टेंशन मत लेना, आपकी प्रिपरेशन में मैं कोई भी कमी रखने नहीं दूंगा। ठीक है, चलिए चौथे का आंसर सभी को देना है कि आप अंतरिक्ष यात्री जो होता है पृथ्वी तल की तुलना में अधिक लंबी छलांग कैसे लगा सकता है, उसका पीछे का कारण क्या है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, फटाफट इसको पढ़िए और जवाब दीजिए। चलिए आई थिंक फोर्थ वाला क्वेश्चन सभी का हो चुका है, आगे चलते हैं। किसी को रिपीट करना हो तो बता देना, बैक चला जाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बता देना और कह देना सर वापस दिखाओ। चलिए फिफ्थ वाले को पढ़ो और इसका जवाब दो। केमिस्ट्री की क्लास भी बहुत जल्दी हो जाएगी नीतीश। ओके, चलिए इसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु तब तक एक समान गति करती रहेगी जब तक, ऑप्शन नंबर ए, उस पर लगने वाला परिणामी बलों का मान घटने लगता है। ऑप्शन नंबर बी, उस पर परिणामी बल 0 है, परिणामी बल उसके घूमने की दिशा में लंबवत है, परिणामी बल का मान लगातार बढ़ता चला जाए। आपको बताना है वस्तु जब एक समान गति करेगी तब उस समय कौन सी कंडीशन इसमें होती है। सर के घर पे कोई है अभी प्रॉब्लम्स है, इस करके सर छुट्टी पे हैं अभी, तो सौरभ सर जल्दी आएंगे। ठीक है, चलिए फिफ्थ का आंसर भी बच्चे दे रहे हैं, वेरी गुड। चलिए फिफ्थ वाला क्वेश्चन हो गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिक्स्थ। आपको कुछ नए क्वेश्चन भी दिखेंगे, कुछ पुराने भी दिखेंगे, तो बिल्कुल घबराइएगा मत कि सर ये करा हुआ है तो अच्छी बात है, करा हुआ है प्रैक्टिस हो जाएगी, और कुछ नए भी दिखेंगे आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिक्स्थ। यदि किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण को 2 गुना कर दिया जाए तो वस्तु पर लगने वाले बल का मान प्रारंभिक मान के सापेक्ष कितना रहेगा। फटाफट छठे का आंसर दीजिए। यदि किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण को 2 गुना कर दिया जाए तो वस्तु पर लगने वाले बल का मान प्रारंभिक मान की तुलना में क्या होगा। बहुत ही सरल सा प्रश्न है, देखते हैं कौन इसका सही जवाब देता है। ठीक है, तो छठा क्वेश्चन हमारा हो गया। आई थिंक इतना बहुत है समय, इसमें सभी ने देख लिया है क्वेश्चन, आंसर भी आ चुका है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं, सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न कह रहा है बंदूक से गोली दागने के पश्चात बंदूक पीछे हटती है, इसका कारण क्या है। जब भी हम एक कैनन या फिर तोप या फिर बंदूक चलाते हैं तो फायरिंग करने के बाद गन जो होती है वो रिकॉइल करती है। रिकॉइल का मतलब होता है पीछे की ओर जाना। आपको बताना है इसके अंदर कि क्या होता है, उसका कारण क्या होता है। ठीक है, ऊर्जा का संरक्षण गैसों के द्वारा पीछे की ओर दिया गया प्रनोद, न्यूटन के गति का तृतीय नियम, न्यूटन की गति का प्रथम नियम। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। फटाफट 7th का आंसर सभी दीजिए। ठीक है, चलिए 7th के भी आंसर मुझे मिल चुके हैं, वेरी गुड बच्चों। चलिए आगे चलते हैं 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है।
8th क्वेश्चन कह रहा है समुद्र में उठने वाले जो ज्वार का कारण क्या है। आपने देखा होगा टाइडल वेव्स जो उठती हैं, जो लहरें उठती हैं समुद्र के अंदर, उसका कारण क्या है, उसके पीछे का रीज़न क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट इसका जवाब दीजिए। चंद्रमा और पृथ्वी पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से होता है, सूर्य और पृथ्वी के लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से होता है, शुक्र का पृथ्वी पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, या पृथ्वी के स्वयं के वायुमंडल का प्रभाव। एक नहीं में ज़्यादा होता है सर, क्या कहना चाहते हो नीलेश? चलिए 8th वाला सभी का हो गया, वेरी गुड। चलो सभी का आंसर आ चुका है 8वें का। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 9th। 9वां प्रश्न आपके सामने है, जब किसी पिंड को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाता है तो उसका भार पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, जब एक बॉडी को हम इक्वेटर से पोल की ओर ले जाते हैं, कहाँ से ले जा रहे हैं, इक्वेटर से पोल की ओर, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। चलिए 9th का आंसर दीजिए सभी बच्चे फटाफट। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो भार पे क्या फर्क पड़ता है। चलिए 9th का भी आंसर आ रहा है, वेरी गुड। साथ में आंसर्स लिखते रहना एक कॉपी पे, ठीक है, ताकि एंड में हम उसको टैली करेंगे और देखेंगे हमने ये चैप्टर में कैसा परफॉर्म किया है, और मुझे विश्वास है आप सभी अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है, चलिए 9th वाला हो गया, वेरी गुड बच्चों। चले आगे, ओके, इतना ही समय देंगे। ठीक है, 10वां क्वेश्चन पढ़िए। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10वां क्वेश्चन को थोड़ा सा जूम कर देते हैं। चलिए अब आसानी से पढ़ पाएंगे। अशुद्ध कथन ज्ञात कीजिए, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आपको तंग करते हैं, आपको यहाँ से गलत कथन ढूंढना है। और स्टेटमेंट क्या कह रहा है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान घटता है यदि, जो जी का मान होता है वो किस स्थिति में घटता है। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है हम पृथ्वी तल से नीचे पृथ्वी के केंद्र की ओर जाए तब, हम पृथ्वी तल से ऊपर की ओर जाए तब, हम पृथ्वी तल पर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाए तब, या पृथ्वी का घूर्णन वेग बढ़ा दिया जाए तब। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको सारे जो कॉन्सेप्ट थे जी वाले वो आने चाहिए, तभी आप इसका जवाब अच्छे से दे पाएंगे। बस ध्यान ये रखना, इसमें आपको गलत कथन ढूंढना है, रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है। ठीक है, चलो वेरी गुड बच्चों, तो सभी ने 10th का आंसर भी दे दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11th क्वेश्चन को पढ़िए। ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण जीपी है। लेट्स से मैं कह देता हूं ध्रुवीय पर यानी कि पोल पर हमारा गुरुत्वीय त्वरण कितना है, जीपी है, एवं भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण कितना है, जीई है। मैं यहाँ लिख देता हूं, अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो ये जीई है और ये जीपी है। ठीक है, तो आपको बताना इनमें से कौन सा संबंध सही है, आपको बताना है कौन सा संबंध सही है। ठीक है, मैं यहाँ पर सारी चीज़ें एक बार लिख देता हूँ, अगर आपको ऑप्शन हमसे नहीं दिख रहे हैं। पहला ऑप्शन है जीपी लेस देन जीई, ऑप्शन नंबर सी है जीपी बराबर है जीई के और ये जी के बराबर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है जीपी बराबर जीई बराबर जी, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है जीपी बड़ा है जीई से। ठीक है, तो सारे ऑप्शन मैंने यहाँ लिख दिए हैं, आराम से देख के कर लीजिए। ठीक है, चलिए 11th का आंसर आपको देना है कि गुरुत्वीय त्वरण और भूमध्य रेखा पे और पोल की यहाँ पर बात हो रही है, तो दोनों के बारे में आपको बात करनी है कि किसका जी ज़्यादा है, किसका जी कम है। ठीक है, चलिए 11th क्वेश्चन हो गया, वेरी गुड बच्चों। चलिए 12th पे चलते हैं, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। चलिए गुड। 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक उपग्रह पृथ्वी की चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमण कर रहा है, उसकी चाल आपको बतानी है। क्या बतानी है, चाल। टेस्ट है, लास्ट में आंसर देना सभी। हाँ बिल्कुल, लास्ट में आप सभी को मैं आंसर बताऊंगा। ठीक है,
आंसर यहाँ लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ लिखो, बट साथ में कॉपी पे भी लिखते रहना और एंड में देखते हैं किसने सही किया है। देखो झूठ अपने आप से मत बोलना, जिसका जो जवाब है वही लिखना, दूसरों का देख के मत लिखना, क्योंकि ये आपका टेस्ट है, किसी और का नहीं है, ठीक है। तो दूसरों से प्रभावित मत होना, अगर आपको पता है तो ही करना, नहीं तो मत करना, ठीक है। 12वां कह रहा है एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमण कर रहा है, तो उसकी चाल के बारे में आपको बताना है। कक्षा के प्रत्येक बिंदु पर समान होगी, अधिकतम होती है जब पृथ्वी के समाप्त होता है, अधिकतम होती है जब पृथ्वी से अधिकतम दूर होता है, या लगातार बढ़ना तथा घटना उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बड़ा प्रश्न लग रहा है, तो सोच समझ के इसका जवाब देना। तो 12वें का आंसर हो गया बी लिख रहे हैं बच्चे। अच्छा 12वें का आंसर बी नहीं है, मैंने यहाँ पढ़ लिया, बी दे रहे हैं काफ़ी बच्चे, सी भी आ रहा है, ठीक है। तो 12वां क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13वां बड़ा ही छोटा सा प्रश्न है। तुल्यकाली उपग्रह का आवर्तकाल क्या होता है? अच्छा, तुल्यकाली को अगर हम देखें, इसका एक और नाम है, इसको भूस्थायी, जो हमने कल पढ़ा था ना, जियो स्टेशनरी, भूस्थायी जो उपग्रह होता है उसी को बोला जाता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो तुल्यकाली उपग्रह होता है, यानी कि भूस्थायी उपग्रह होता है, उसका आवर्तकाल कितना होता है? 24 घंटे, 12 घंटे, 365 दिन या 1 माह? चलिए 13 का आंसर दीजिए सभी बच्चे फटाफट। वेरी गुड, चलो 13 का आंसर भी हमें मिल चुका है, काफ़ी बच्चे दे रहे हैं जवाब, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14th, चलिए 14th क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे कृत्रिम उपग्रह में एक अंतरिक्ष यात्री का भार है। ये क्वेश्चन भी हमने कल देखा था ऐसा, देखते कौन इसका सही जवाब देता है, ठीक है। आपको बोल रहा है कि एक एस्ट्रोनॉट जो होता है, जो सैटेलाइट में बैठा है, उसके वेट के बारे में आपको बताना है, और वो सैटेलाइट धरती के आसपास घूम रही है, ठीक है। क्या उसका भार 0 होगा, या पृथ्वी पर उसके भार के बराबर होगा, या पृथ्वी पर उसके भार के अधिक होगा, या पृथ्वी पर उसके भार से कम होगा, ठीक है। फटाफट जवाब दीजिए। जय हिंद सूर्यवीर। चलिए फटाफट 14th का आंसर आना चाहिए। चलिए 14th का आंसर भी आना स्टार्ट हो चुका है, वेरी गुड बच्चों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 15वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अंतरिक्ष यान में बैठे यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? अच्छा प्रश्न है। आपको बताना है कि जो एस्ट्रोनॉट होता है, जो स्पेसशिप में बैठा है, उसको वो अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है, उसको स्पेस कैसा दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ए है, सॉरी, स्काई कैसा दिखाई देता है, काला, सफ़ेद, हरा या फिर नीला? फटाफट इसका जवाब दीजिए। 15वें का आंसर आना चाहिए फटाफट। 15 लिख के और उसका आंसर लिखें, ठीक है। वेरी गुड बच्चों, 15 का भी आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, ए डी जो भी आ रहा है, ठीक है, वेरी गुड। चलिए तो 15वां क्वेश्चन हो चुका है, इतना समय बहुत है। अगला प्रश्न देखते हैं 16वां। चलिए 16वां प्रश्न ट्राई कीजिए। 16वां प्रश्न कह रहा है, यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो जी का मान भूमध्य रेखा पर क्या होगा? क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आपकी पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो भूमध्य रेखा पर जी का क्या होगा? इफ अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग द वैल्यू ऑफ जी एट इक्वेटर जी की वैल्यू के साथ क्या होगा? क्या वो बढ़ेगी, घटेगी, सेम रहेगी या इनमें से कोई नहीं? 16वें का आंसर फटाफट दीजिए। वेरी गुड बच्चों। चलिए आई थिंक 16वें के लिए इतना समय बहुत है। चलो फटाफट देखिए आंसर आ रहे हैं यहाँ पर सभी बच्चों के, वेरी गुड। आगे चलते हैं 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न क्या कह रहा है? गुरुत्वीय बल न्यूनतम कहाँ होता है? भूमध्य रेखा पर, ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा तथा किसी भी ध्रुव के बीच किसी बिंदु पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं? जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है वो सबसे कम कहाँ लगता है? क्या वो पोल पे लगता है, इक्वेटर पे लगता है, या इक्वेटर और पोल के बीच में लगता है, या फिर इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है? फटाफट 17वें का आंसर दीजिए, और ये भी ज़रूर बताएं क्या मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है सभी को? जो भी आपने अभी तक पढ़ा है, काफ़ी लंबी सीरीज़ हमने चली है फोर्स की, तो हमने हर एक कॉन्सेप्ट को पकड़ा है, तो उसी पे बेस सारे ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो मज़ा आ रहा है तो ज़रूर एक बार जय हिंद लिखेंगे, ठीक है, जय हिंद लिखेंगे ताकि हम समझ सकें आप सभी को मज़ा आ रहा है, ठीक है। 24 जने देख रहे हैं, ठीक है। चलिए 17वें का आंसर भी मुझे मिल चुका है, वेरी गुड बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा 18वां।
18वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सौर परिवार में ग्रहों का निकाय किस नियम की पालना करता है। ठीक है, आपको बताना है। मजा आ रहा है, वेरी गुड। 18वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो प्लैनेटरी सिस्टम होता है इन सोलर सिस्टम, उसको किस नियम के तहत अच्छे से समझा जा सकता है। वेरी गुड सूर्यवीर सर, मज़ा आ रहा है, जय हिंद, वेरी गुड। चलिए बैक टू वर्क। 18वें का आंसर आना चाहिए फटाफट। बिल्कुल, जय हिंद जय हिंद। चलिए, आपका जय हिंद मतलब आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है, 26 बच्चे देख रहे हैं और सभी का सभी जवाब देंगे। ठीक है, 18वें का आंसर फटाफट ऑप्शंस में आने चाहिए, चैट में आपके आंसर्स दिखने चाहिए। चलिए, ओके, तो मैक्सिमम बच्चों ने जवाब दे दिया है। 18वें का समय यहाँ पर होता है समाप्त। आगे चलते हैं 19वें पे। 19वां थोड़ा सा जूम कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है। आराम से पढ़ना, तसल्ली से पढ़ना। ठीक है, क्वेश्चन बड़े होते हैं बट उसके आंसर बहुत आसान होते हैं, तो आराम से इस चीज़ को पढ़ के इसका जवाब देना। मेरे कमेंट आ रहे हैं लखादीर, आपके भी आप कमेंट आ रहे हैं। ठीक है, टेक्निकल नीतीश आर्मी, मज़ा आ रहा है, वेरी गुड, मज़ा आना चाहिए। मज़े के साथ साथ आंसर भी आने चाहिए। ठीक है, और मैं उम्मीद करूँगा सबके फुल में से फुल मार्क्स आने चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति एक लिफ्ट में खड़ा है। ठीक है, किस स्थिति में उसका भार वास्तविक भार से कम होगा। मतलब जो उसका भार है उससे उसका भार कम हो जाएगा, कब होगा। पहला, लिफ्ट नियत त्वरण के साथ ऊपर की ओर जा रही है, लिफ्ट नियत त्वरण के साथ नीचे की ओर गति कर रही है, लिफ्ट एक समान वेग के साथ ऊपर की ओर जा रही है, लिफ्ट एक समान वेग के साथ नीचे की ओर आ रही है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 19th का आंसर फटाफट सभी बच्चे देंगे। ठीक है, चलिए 19th का आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, वेरी गुड। चलिए 1-2 सेकंड और देता हूं, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, आराम से पढ़ के इसको जवाब देना। ठीक है, इतना समय बहुत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारा 20वां। चलिए 20 क्वेश्चन तक हम पहुंच गए। चलिए जवाब दीजिए इसका। किस निकाय का संवेग संरक्षित रहता है। किसी निकाय का संवेग संरक्षित रहता है हमेशा, कभी नहीं, जब तक निकाय पर कोई भारी बल ना लगे या इनमें से कोई नहीं। जब हम बोलते हैं ना किसी वस्तु का संवेग संरक्षण हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, बारिश से कमेंट लेट आ रहे हैं, कोई बात नहीं। कितने क्वेश्चन है देखो, मेरे हिसाब से 25-26 जो होंगे, देख लेते हैं। ठीक है, फटाफट इसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर होने वाले हैं, बस खत्म, 5-6 और होंगे। 20वें का जवाब फटाफट दीजिए। ठीक है, 20वें का ए हो चुका है। और ये भी बता दीजिए अगला चैप्टर हम कौन सा लें। ठीक है, तो क्या हम अगला चैप्टर विद्युत वाला लें। ओके, तो 20वें का जवाब सभी बच्चे दें। चलिए हो गया 20वां, आगे चलते हैं 21वां। चलिए 21वें का जवाब दीजिए, आराम से पढ़िए क्वेश्चन को, जल्दबाजी नहीं करना है। जब एक घोड़ा किसी गाड़ी को खींचता है तो वह घोड़ा, तो जो घोड़ा को आगे बढ़ने में सहायक होता है तो वो कौन सा होता है। पृथ्वी तल द्वारा घोड़े पर लगाया गया बल, या घोड़े द्वारा पृथ्वी तल पर लगाया गया, गाड़ी द्वारा घोड़े पर लगाया गया, या घोड़े द्वारा गाड़ी पर लगाया गया। बहुत आराम से क्वेश्चन को पढ़ना और इसका जवाब देना। ठीक है, ठीक है, तो अपना नेक्स्ट चैप्टर अपन करंट लेंगे, विद्युत धारा लेंगे। ठीक है, 21वें का आंसर फटाफट सभी बच्चे देंगे। कोई किसी का आंसर कॉपी नहीं करेगा, जिसको जो आता है उसी का जवाब दें, गलती नहीं करनी है, गलत क्वेश्चन नहीं करना है। ठीक है, कोई बात नहीं माही, जैसा भी चल रहा है करें आप। ठीक है, तो 21वें का भी क्वेश्चन आई थिंक सभी ने जवाब दे दिया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 22वां। 22वां क्या कह रहा है। क्रिया बल व प्रतिक्रिया बल कार्य करते हैं। एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस जो होते हैं वो किन पे लगते हैं। ऑप्शन नंबर ए एक ही वस्तु पर लगते हैं, ऑप्शन नंबर बी विभिन्न वस्तुओं पर लगते हैं, ऑप्शन नंबर सी क्षैतिज धरातल पर, या कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, क्रिया बल व प्रतिक्रिया बल के बारे में बात हो रही है। तो 22वें का आंसर फटाफट बच्चे कमेंट बॉक्स में देंगे। 22वें का आंसर नहीं आया अभी तक। क्रिया और प्रतिक्रिया बल के बारे में बात हो रही है। ठीक है, 22वें का आना स्टार्ट हो चुका है बी। ओके, काफ़ी बच्चों ने आंसर दे चुके हैं 22वें का।
ठीक है, वेरी गुड बच्चों। और मुझे जहाँ तक उम्मीद है सभी के फुल मार्क्स आने चाहिए। ठीक है, तो 22वां हमने कर लिया है। चलिए आगे चलते हैं 23वां। चलिए छोटा सा न्यूमेरिकल आया है, कोई बड़ी बात नहीं है, छोटा मोटा न्यूमेरिकल तो हम ऐसे ही कर लेते हैं। ठीक है, वह समय जिसमें 2 न्यूटन का बल किसी वस्तु को 0.4 किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड का रेखीय संवेग उत्पन्न कर देती होगी। तो आपको समय बताना है, आपको बल दिया गया है 2 न्यूटन और आपको संवेग दिया गया है 0.4। चलिए इसमें थोड़ा सा समय ले लीजिए, सोच समझ के इसका जवाब मुझे दीजिए फटाफट। आराम से जवाब देना है, क्वेश्चन करना है, कौन सी इक्वेशन लगनी है, कौन सा फॉर्मूला लगना है, फटाफट देखिए। ठीक है, हमें समय निकालना है। क्या निकालना है? समय। कौन से नियम में हम ये चीज़ देखते हैं, कौन से नियम के तहत कौन सा फॉर्मूला होता है, हर चीज़ आपको देख के करनी है। ठीक है, चलिए दीपक का आंसर आ गया है 23वें का, वेरी गुड दीपक। और भी बच्चे जो देना चाहते हैं फटाफट जवाब दीजिए। चलो 23वें का आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। भूमिहार का भी आ गया है, सूर्यवीर सरताज का भी आ गया है, वेरी गुड। चलिए और कोई देना चाहता है? राहुल का भी आ गया है, वेरी गुड। चलिए तो कुल मिला के सभी बच्चों के जवाब हो गए हैं, इतना ही समय हम इसमें देते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर फिर भी देखना हो तो मुझे एक बार बता देना। ठीक है, 24वें के ऊपर चलते हैं। सॉरी, 24वां देखिए क्या कह रहा है। मुक्त रूप से गति करने के लिए स्वतंत्र 1 किलोग्राम की वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगता है। वस्तु में उत्पन्न, ठीक है, आपको बताना इसमें क्या उत्पन्न होगा। वेग होगा 1 मीटर पर सेकंड का, त्वरण होगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, त्वरण होगा 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का, या त्वरण होगा 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का। आपको बताना है जब 1 kg की बॉडी मुक्त रूप से गति करने के लिए स्वतंत्र 1 किलोग्राम की वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगता है, वस्तु में क्या उत्पन्न होगा। बहुत ही सरल सा प्रश्न है। ठीक है, बहुत ही सरल सा प्रश्न है। फॉर्मूले मत लिखो लखाधीर, बच्चों को ट्राई करने दो। फॉर्मूले कोई नहीं लिखेगा, बस आंसर लिखो अपने। ठीक है, 24वें का आंसर सोच समझ के लिखना, वेरी गुड बच्चों। चलिए 24वें के भी आंसर मुझे मैक्सिमम बच्चों के मिल चुके हैं। इतना समय आई थिंक सही होगा सभी के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, 25वां क्वेश्चन देखते हैं और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, फिर इसके बाद हम आंसर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं साइड में हो जाता हूँ। पृथ्वी की सतह पर मापने पर एक वस्तु का भार 60 न्यूटन आ रहा है, तो चंद्रमा की सतह के मापने पर उसका भार क्या होगा। ऑन अर्थ सरफेस वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 60 न्यूटन, तो उसका मून पर वेट कितना होगा। फटाफट सभी बच्चे जवाब देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है 10 न्यूटन, 36 न्यूटन, 1 न्यूटन या 3.6 न्यूटन। फटाफट 25वें का आंसर हमें देना है। और इसी के साथ हम 25वां क्वेश्चन करने के बाद हमने पूरा टेस्ट कंप्लीट कर लिया है। चलिए, तो आप सभी को सबसे पहले तो बधाई देना चाहता हूं, आप सभी ने 25 क्वेश्चन कर लिए हैं और मेरी जहां तक उम्मीद है, मेरी जहां तक मुझे आप पर विश्वास है, आप सभी का अच्छा रिजल्ट भी आने वाला है। तो फटाफट टाइम को बिना खराब किए फटाफट की देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, जहां पर कुछ समझाने वाला होगा तो समझाऊंगा भी, और अंत में आप मुझे अपना क्या देंगे, रिजल्ट बताएंगे। ठीक है, तो 25 से ही स्टार्ट करते हैं, पीछे से स्टार्ट कर लेते हैं। पृथ्वी की सतह पर कितना है, 60 न्यूटन, तो चंद्रमा पर भार का हो जाता है 1/6, तो आंसर हो जाएगा 10 न्यूटन। ठीक है, आप कोई आंसर चेंज नहीं करेगा, जो आपने लिखा है उसी पर आपको अटल रहना है। ठीक है, तो 25वें का आंसर हो गया ए। ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। ठीक है, 25वें का आंसर हो गया ए। 24वें की बात करते हैं। मुक्त रूप से गति करने के लिए स्वतंत्र 1 किलोग्राम, आपको देखो द्रव्यमान दिया हुआ है 1 kg और फोर्स कितना दिया हुआ है 1 न्यूटन। बहुत सिंपल है, F = ma। ठीक है, m भी a है, a हमें निकालना है, तो 1/1 करोगे तो 1/1 करोगे तो a भी 1 ही आएगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो 24वें का आंसर हो गया बी। ओके, अब कोई आंसर नहीं बदलेगा। ठीक है, खुद से ईमानदारी रखनी है। 23वें का देखते हैं। आपको दिया गया है बल, बल दिया हुआ है 2 न्यूटन, आपको संवेग दिया गया है 0.4 न्यूटन का। दूसरा नियम क्या कहता है,
बल बराबर होता है संवेग में परिवर्तन की दर। तो हमें t निकालना है, t हो गया संवेग बटा बल। संवेग आपको दिया हुआ है 0.4, बल आपका है 2। सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया 1, ये हो गया 5। तो 1/5 को सॉल्व करोगे तो 0.2 सेकेंड आएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 23वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 22वें की बात करते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया बल। न्यूटन का तीसरा लॉ, न्यूटन का तीसरा लॉ क्या कहता है कि जितना भी आप एक्शन करोगे उसका रिएक्शन यानी कि क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। और ये मैंने आपको समझाया भी था कि जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है वो विभिन्न वस्तुओं पर लगती है। किस पर लगती है? विभिन्न वस्तुओं पर। तो इसका आंसर बी होगा। तो इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे चलते हैं। 21वां, जब एक घोड़ा किसी गाड़ी को खींचता है तो वह बल जो घोड़े को आगे की बढ़ने में सहायक करता है। देखो होता क्या है, घोड़ा तो लगाएगा ग्राउंड पर यानी कि सतह पर बल लगाएगा पीछे की ओर, पर घोड़ा तो आगे की ओर जा रहा है तो ये सतह वापस उस पर लगाएगी बल, है ना। तो क्वेश्चन ये कह रहा है पृथ्वी तल द्वारा घोड़े पर लगाया गया, मतलब आपको पूछ रहा है आगे बढ़ने में कौन सहायक है, कौन बल लगा रहा है। घोड़े द्वारा पृथ्वी लगाया बल नहीं होगा, पृथ्वी तल द्वारा घोड़े पर लगाया वाला बल सही होगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत है। मेरा क्वेश्चन समझ गए आप? घोड़ा जो है इसको हम अपना एग्जांपल ले लो ना, हम कैसे चलते हैं। जब हम चलते हैं तो क्या करते हैं, जब हम चलते हैं तो हम अपने पैर को पीछे धक्का देते हैं, न्यूटन का तीसरा नियम। तो जब हम पीछे देंगे तो धरती हमें वापस आगे की तरफ धकेलेगी, जिसकी वजह से हम चल पाते हैं। ठीक है सर, आज मेरे बारे में भाई का FCAT का रिजल्ट हो गया, वेरी गुड कुंदन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 20वें पे। किसी निकाय का संवेग संरक्षित रहता है। ठीक है, इसका राइट आंसर सी होगा, ध्यान रखना। संवेग संरक्षण तभी लगता है जब बाहरी बल उस पे ना लगे। ठीक है, तो ये एक तथ्य है, इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, बस ध्यान रखना हमेशा नहीं होता है, बिकॉज निकाय के ऊपर भारी बल इसमें नहीं लगना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 19वां, एक व्यक्ति एक लिफ्ट में खड़ा है, किसी स्थिति में उसका भार वास्तविक भार से कम हो गया। कम होने का मतलब लिफ्ट कहाँ जा रही है, नीचे, ए त्वरण से। बस, तो लिफ्ट नियत त्वरण से नीचे की ओर गति कर रही है, तो बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना वेग वाला मत कर देना, ये वाला गलत क्यों है, बिकॉज समान वेग है, समान वेग में 0 होता है। ठीक है, मतलब सेम होता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। सौर परिवार में ग्रहों का निकाय किस नियम की पालना करता है? केपलर का दूसरा नियम। केपलर का दूसरा नियम क्या होता है? केपलर का दूसरा नियम संवेग कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर होता है। ये क्वेश्चन भी मैंने क्लास में करवाया था, तो इसमें तो तथ्य है, आपको याद होना चाहिए। तो 18वें का आंसर हो गया सी। 17वें की बात करते हैं, गुरुत्वीय बल न्यूनतम कहाँ होता है? गुरुत्वीय बल की बात हो रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो ये जी पे डिपेंड करेगा। तो जी सबसे ज़्यादा जहाँ कम होता है वहीं पर ये सबसे ज़्यादा बल भी कम होगा। भूमध्य रेखा पर, ध्रुवों पर, तो भूमध्य रेखा पर जी सबसे कम होता है, तो भार भी सबसे कम होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। कहीं पर भी डाउट हो तो बता देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां, यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो जी का मान भूमध्य रेखा पर क्या होगा? बंद कर दे, ओमेगा 0। जब ओमेगा 0 होता है तो इक्वेटर का जी पोल के जी के बराबर हो जाता है, तो यानी कि वो बढ़ जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ये कल भी किया था हमने ऐसा क्वेश्चन। 15वां देखते हैं, अंतरिक्ष यान में बैठे यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। ध्यान रखना अंतरिक्ष में बैठा है ना, जब हम धरती से देखते हैं आसमान को तो वो क्या दिखाई देता है? तो वो दिखाई देता है ब्लू, बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग, है ना। प्रकीर्णन के कारण हमें हमारा आकाश नीला दिखाई देता है, पर जब एस्ट्रोनॉट दिखेगा तो उसको काला दिखाई पड़ेगा। चलिए अगला देखते हैं 14th, पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे उपग्रह में एक अंतरिक्ष यात्री का भार क्या होगा? भार की बात हो रही है 0, बिकॉज भार निर्भर करता है जी पे, तो जी 0 होता है। ये क्वेश्चन हमने कल भी देखा था, तो अगर जी 0 है तो भार भी 0 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 13वां, तुल्यकालिक तो कल भी बताया था, जियो स्टेशनरी, है ना, 24 घंटे धरती के समान होता है, तो इसका राइट आंसर ए है। चलें आगे,
12वां, एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमण कर रहा है, उसकी चाल, ये कल मैंने बताया था, जब चाल ज़्यादा कहाँ होगी, जब दूरी सबसे कम होगी। ठीक है, तो कक्षा के प्रत्येक बिंदु पर समान नहीं, अधिकतम होती है जब पृथ्वी के समीप होता है। वेरी गुड, तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो 12वें का आंसर हो गया बी। चलिए 11वां देखते हैं। आपको बताना है जीपी और जीई में क्या संबंध है। तो मैंने बोला था पोल पर सबसे ज़्यादा जी होता है, तो यहाँ पर जीपी बड़ा होगा जीई से, तो जीपी बड़ा कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। 10वें की बात करते हैं, अशुद्ध कथन ज्ञात कीजिए। अच्छा, यहाँ पर आपको गलत स्टेटमेंट ढूंढना है। तो पहले देखते हैं पहला स्टेटमेंट, पृथ्वी तल से नीचे पृथ्वी के केंद्र की ओर जाएं तो जी का मान घटता है। तो ये तो सही कथन है। हम पृथ्वी के तल से जब ऊपर जाते हैं तो भी जी घटता है, ये भी सही कथन है। जब हम पृथ्वी तल पर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, भूमध्य से उसकी तरफ जाएंगे तो जी हमारा बढ़ेगा। तो जी यहाँ पर बढ़ता है, घटता नहीं है, तो ये गलत कथन है। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। सबको समझ में आ रहा है? चलिए 9 देखते हैं, जब किसी पिंड को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर लेके जाएं तो उसके भार पे क्या फर्क पड़ता है, जी बढ़ता है, जी बढ़ेगा तो भार भी बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर बी। अभी बताया था ये तो। 8वां देखते हैं, समुद्र में उठने वाले ज्वार। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। रात के टाइम जो लहरें बहुत बढ़ जाती हैं क्योंकि उस समय चंद्रमा धरती के काफी समीप आ जाता है, तो चंद्रमा और धरती के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसकी वजह से ये होता है। तो चंद्रमा और पृथ्वी पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, 7वां देखते हैं, बंदूक से गोली दागने के पश्चात बंदूक पीछे की ओर हटती है। कौन सा संरक्षण हो रहा है, संवेग संरक्षण। संवेग संरक्षण कहाँ होता है, न्यूटन का तीसरा नियम। ठीक है, तो गति का प्रथम नियम नहीं तृतीय नियम होगा, तो 7वें का आंसर हो जाएगा सी। 6वां देखते हैं, यदि किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण को 2 गुना कर दिया जाए तो वस्तु पे लगने वाला बल क्या होता है, ma। ये भी दुगना, ए भी दुगना, तो ये हो गया 4 गुना। कितना हो गया, 4 गुना। बहुत ही सरल सा प्रश्न है, तो 6ठे का आंसर हो गया डी। आगे चलते हैं 5वां, एक वस्तु तब तक एक समान गति करेगी जब तक उस पर लगने वाले परिणामी बलों का मान घटता रहे 0। अब सुनना, इसका मतलब क्या है, एक वस्तु जो है वो एक समान गति करेगी तब जब उस पर लगने वाले सारे बल एक दूसरे को काट दें। तो वो तब होंगे जब सबका जोड़ क्या होगा, परिणामी 0 होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। परिणामी बल की बात हो रही है, बल की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो कुल बल अगर वस्तु पे लगने वाला 0 है तो वस्तु जिस भी अवस्था में है उसी में रहेगी। 4था देखिए, अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है। क्यों? क्योंकि वहां पर जी का मान कम होता है। अब देखते हैं, जी कम होगा तो वहां पर उसका भार कम होगा, तो वो चंद्रमा पर भारहीन होता है। चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है, चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में कम है। बिल्कुल सही। ठीक है, भारहीन नहीं होता है, कम होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए तीसरा देखते हैं, सिंपल सा है, जी का कहाँ से यूनिट निकालना है। तो जी का फॉर्मूला होता है F/r² बटा m1 इंटू m2, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा kg²। तो अगर यहाँ देखें तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सिंपल सा है। 8 kg कभी भी नहीं बदलता, द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता, तो ये तो आपको मैंने कल भी बताया था, जो गलती नहीं होनी चाहिए इसमें। और पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किस पर लागू होता है। भैया ये ब्रह्मांड का नियम है, यूनिवर्सल का नियम है, तो ये हर एक वस्तु पर अप्लाई होता है। तो केवल ग्रहों पे नहीं, केवल छोटी पे नहीं, बड़ी वो सब पे होता है। तो इसका राइट आंसर सी है। तो इसी के साथ हमने आज का टेस्ट खत्म किया। अब मुझे फटाफट जवाब दीजिए किसके कितने नंबर आए हैं। भूपेंद्र 25 में से 25, वेरी गुड। लखाधीर 22, क्यों वही 3 का गलत कर दिए। गणेश के 24, वेरी गुड। भूमियार 8, इतने कम कैसे। गणेश 24, वेरी गुड। भूपेंद्र 20, ओके। सर मेरे 9 गलत हैं। इतनी छोटी छोटी गलतियां क्यों कर रहे हो, ठीक है। हाँ 16 आ रहे हैं नीलेश के, वेरी गुड। माही के 21, दीपक के 22। फटाफट अपना रिजल्ट दो, फिर हम क्लास को एंड करेंगे, ठीक है। गणेश 24, वेरी गुड। दलाराम 20, वेरी गुड। 24 गणेश के आ रहे हैं, वेरी गुड। कोई बात नहीं, भूपेंद्र 20 सही हैं, ठीक है।
23 आ रहे हैं सरताज के, वेरी गुड। कांस्टेबल राम 25 में से 25, वेरी गुड राम, वेरी गुड। राहुल 17.25, चलिए। यादव जी के 20, कोई बात नहीं सर, आज फुल किसके ही नहीं है, नहीं राम के आए हैं, ठीक है। चलिए आज के साथ इसी की क्लास, इस क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। पहले फटाफट बताओ कैसा लगा क्लास में, मज़ा आया कि नहीं आया? फटाफट बताओ क्लास कैसी लगी, अच्छा लगा, मज़ा आया? और इसी के साथ हमने जो हमारा 4th चैप्टर है, बल चैप्टर है, वो हमने ख़त्म किया है। काफ़ी लंबा समय था, हमने पूरी थ्योरी पढ़ी, काफ़ी क्वेश्चंस बीच में भी किए, काफ़ी क्वेश्चन बाद में भी किए, और अंतिम इस टेस्ट से हमने इस चैप्टर को एंड कर दिया है। तो जो भी आपने यहाँ गलतियाँ करी है उसको वापस देखें, हमने कहाँ गलती करी है और कैसे उसको हम सुधारें। तो बार बार उसको पढ़ें, बार बार उसको याद करें, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ आज की क्लास को यहाँ ख़त्म करते हैं। सभी अपना ध्यान रखना, सभी को मेरी तरफ से, शौर्य भारत टीम की तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम।